हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस के कश्यप यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के माध्यम से आपके सामने एक बार पुनः राज व्यवस्था पॉलिटी की क्लास के लिए उपस्थित हूँ। विद्यार्थीगण, अब तक आपको 3 टॉपिक प्रस्तावना प्रियम्बल्स, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स और स्टेट प्रिंसिपल पॉलिसी राज्य का नीति निर्देशक तत्व, इन 3 टॉपिक का पूरी तरह विस्तार के साथ विश्लेषणात्मक तरीके से और परीक्षा प्रयोगी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए 2D पॉइंट के आधार पर पढ़ाया गया। और इस उम्मीद के साथ कि जो बतलाया गया यदि आप उसे ध्यान से सुन लें तो आपको किसी प्रकार का प्रश्न को हल करने में कठिनाई नहीं होगी। विद्यार्थीगण, 100 बार पढ़ा हुआ और 1 बार सुना हुआ दोनों की वैल्यू बराबर होती है। यदि आप उसे ध्यान से सुन लेंगे, 1 से 2 बार उसे सुन लें, तमाम तथ्य को जो बतलाया गया, तो आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। आज आपके सामने एक नया विषय क्षेत्र जो भी हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा में रहा, राज्यों का पुनर्गठन। आपने देखा जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करते हुए उस राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया और 2 नए केंद्र शासित प्रदेश सामने आया, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। और इसी 2020 ईस्वी में ही दादर नागर हवेली दमन द्वीप दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया। तो 2019 में एक राज्य को विघटित करके 2 राज्य में बदल दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। और 2020 में 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। तो राज्यों का गठन, पुनर्गठन की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और इसके बाद, आज के बाद फिर आपका छठ व्रत की छुट्टी में आप लोग आराम से पूरे आस्था और विश्वास के साथ पर्व का आनंद लें और फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित रहूँगा। तो आज जो आपको पढ़ना है वो है भारत और संघ राज्य क्षेत्र, जो संविधान का भाग 1 पार्ट 1 है। संविधान का अनुसूची 1, संविधान के 12 अनुसूची में अनुसूची 1 में आता है और ये भाग भी इसका 1 है। संविधान का भाग 1 अर्थात अध्याय 1 और अनुसूची शेड्यूल 1। तो 1 शेड्यूल जो है उसमें भारत का राज्य का निर्माण कैसे होगा, केंद्र शासित प्रदेश का गठन कैसे किया जाएगा, संघ शासित प्रदेश के निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, उसका तमाम तथ्यों का उल्लेख है जो संविधान का पार्ट 1 है। आपको ज्ञात होगा कि संविधान में कुल 22 भाग है, 22 अध्याय है, 22 पार्ट है और 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है, 12 अनुसूची है। उसी अनुसूची 1 और भाग 1 के बारे में आज हमें अध्ययन करना है। भाग 1 में भारत और संघ राज्य क्षेत्र, उसका स्टेट और उसके पूरे विस्तार के बारे में इसमें चर्चा है। संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 1 कहता है कि इस देश का नाम इंडिया अर्थात भारत होगा। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया डैट इज भारत, अर्थात देश का नाम इंडिया और निक नेम की तरह भारत दिया गया। इंडिया डैट इज भारत, जो कैसा होगा, कहता है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ द स्टेट। भारत एक संघीय शासन प्रणाली है। और विद्यार्थीगण, पूरे संविधान जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग होता है और यूनियन शब्द का प्रयोग पूरे संविधान में कहीं नहीं है। संघ के लिए फेडरल शब्द का प्रयोग होता है, संघ के लिए फेडरल शब्द का प्रयोग होता है और पूरे संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। यहाँ प्रयोग यूनियन का किया गया है, यूनियन ऑफ द स्टेट, राज्यों का संघ। लेकिन पूरे संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग कहीं नहीं है। भारत की एक संवैधानिक व्यवस्था में विशेषता बतलाते हैं कि भारत एक संघीय शासन प्रणाली वाला देश होता है और संघीय का जो अंग्रेजी होता है वो होता है फेडरल, और पूरे संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। वहाँ शब्द है यूनियन ऑफ द स्टेट और नाम क्या है, इंडिया डैट इज भारत, इंडिया भारत, यही है आर्टिकल 1।
तो संविधान में इस देश का नाम क्या है, कई बार प्रश्न पूछा है। तो इंडिया, यदि विकल्प में इंडिया नहीं है तब होता है भारत। इंडिया इंडस शब्द से निकला है, इंडस सैंधव शब्द से उत्पन्न हुआ है, और ये इंडिया नाम दिया हुआ है यूनानियों का। विद्यार्थीगण, आप एक उदाहरण सिंपल सा लीजिए। चले आइए आप भारत का राज्य असम, जिसे आप यह बोलते हैं उसे एट, अंग्रेजी में जिसे आप एट लिखे, उसे असम की भाषा में लिखा जाता है 4, जिसे हम लोग 8 पढ़ते हैं, असमिया भाषा में वो 4 लिखा हुआ है। तो यदि इस प्रकार का लिखा हुआ असम के लोग देखें तो उसे वो 4 समझेंगे, 4 समझेंगे, लेकिन व्यवहार में वह हम लोग के लिए 8 लिखा हुआ है। उसी प्रकार जो हिंदी वर्णमाला है स, उसे यूनानी लोग पढ़ते थे ह। यूनानी लोग के लिए वो ह शब्द है, जिसे हम लोग ध लिखते हैं सिंधु, वह उसे पढ़ता है द। तो यूनानी भाषा में स को ह और ध को द बोला जाता है। तो सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले, सिंधु नदी के क्षेत्र में बसने वाले जो लोग थे, उसे हम बोलते थे सैंधव। तो उसे पढ़ा, सिंधु को पढ़ा ह, ध को पढ़ा द, तो हो गया हिंदू। तो सिंधु शब्द हो गया हिंदू। सिंधु को अंग्रेजी में वो लिखता था इंडस, इंडस से हो गया इंडिया। तो ये इंडिया या हिंदू जो शब्द है, यह यूनानियों के द्वारा दिया गया टर्म है। हिंदू कोई धर्म भी नहीं होती है, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के भारतीय धार्मिक व्यवस्था में भी उसका उल्लेख है। हिंदू कोई धर्म का नाम भी नहीं आता, इसे इस्लाम धर्म का नाम है, ईसाई धर्म का नाम है, बौद्ध धर्म का नाम है, लेकिन हिंदू कोई धार्मिक शब्द में धर्म का नाम भी नहीं है। तो सैंधव सभ्यता के तटीय क्षेत्र में जिस संस्कृति का, जिस रहन सहन का, जिस वेशभूषा के लोग निवास करते थे, तो हिंदू जो शब्द होता है वो एक संस्कृति से, एक विचारधारा से, एक जीवन शैली से है। तो सिंधु के किनारे रहने वाले की जो जीवन शैली है, उसे ही वह हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया। तो सिंधु से हो गया इंडस, इंडस से हुआ इंडिया। तो इंडिया डैट इज भारत, ये संविधान का अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्य का निर्माण, विदेशी राज्यों का भारतीय संघ में शामिल किया जाना। जैसे यदि कोई विदेशी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करना है, आप पढ़ते होंगे बराबर कि 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो भारतीय संघ में यदि किसी भी क्षेत्र को, किसी भूभाग को, किसी राज्य क्षेत्र को शामिल करना है, या भारत से किसी भी भूभाग को, जमीन को किसी विदेशी क्षेत्र को समर्पित करना है, तो उसके लिए अनुच्छेद 2 का प्रयोग होता है। तो अनुच्छेद 2 के आधार पर भारतीय संघ राज्य में किसी विदेशी क्षेत्र को, आर्टिकल 2 में किसी विदेशी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करना, या भारत के क्षेत्र को विदेशों को सौंपना। और अनुच्छेद 3 के आधार पर किसी भी राज्य का निर्माण, राज्यों का पुनर्गठन, राज्य की नाम या सीमा में परिवर्तन करना। यहाँ पर ध्यान देना है कि यदि अनुच्छेद 3 में के आधार पर नए राज्य का निर्माण, आर्टिकल 3 के आधार पर किसी नए स्टेट का निर्माण करना हो, तो उसके लिए संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के आधार पर नहीं माना जाएगा, वो एक सामान्य प्रक्रिया के तहत हो जाएगा। लेकिन यदि आर्टिकल 2 के आधार पर किसी विदेशी क्षेत्र से भूमि का लेन देन, आदान प्रदान करना है, तो आर्टिकल 368 के आधार पर उसे संविधान का अमेंडमेंट, संविधान का संशोधन माना जाएगा। तो यदि आर्टिकल 2 के आधार पर हम अपनी भारत की जो भौगोलिक सीमा है उसमें परिवर्तन करते हैं, तो उसके लिए आर्टिकल 368 के आधार पर संविधान संशोधन अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की श्रेणी में होगा।
यदि 3 के आधार पर कोई परिवर्तन करना है तो वह अनुच्छेद 368 के आधार पर कोई अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इसलिए इस बात को इंगित आपको कराए कि कई बार आप प्रश्न के रूप में देखते हैं कि 56वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा राज्य का गठन हुआ। तो वहाँ पर ये 56वां संविधान संशोधन या 55वां 53वां संविधान संशोधन के द्वारा राज्य का गठन नहीं हुआ है। राज्य का गठन के लिए आर्टिकल 368 के आधार पर किसी अमेंडमेंट की आवश्यकता ही नहीं, औचित्य ही नहीं है। उसे कुछ विशेष सुविधा दिया गया है, उसे आर्टिकल 371 में रखा गया है, इसलिए अमेंडमेंट करना पड़ा। राज्य के जैसे बिहार, वहाँ के बिहार राज्य पुनर्गठन एक्ट 2000 ईस्वी, झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, उसके लिए कोई अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। तो आर्टिकल 2 के आधार पर यदि हम किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं तो वह अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। और यदि आर्टिकल 3 के आधार पर हम कोई परिवर्तन करते हैं तो वह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होगा। तो नए राज्य का निर्माण करना, राज्यों का पुनर्गठन करना, राज्य का नाम या सीमा में परिवर्तन करना, आर्टिकल 3 के आधार पर किसी विदेशी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करना या भारत का क्षेत्र को विदेशों को सौंपना आर्टिकल 2 के आधार पर, और आर्टिकल 4 जो है नए राज्य का नाम, विदेशी क्षेत्र का आदान प्रदान की परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होगी, इसका उल्लेख है। तो विद्यार्थीगण, अनुच्छेद आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 ये स्पष्ट हो चुका। नए राज्य के निर्माण, राज्यों का पुनर्गठन, तो आर्टिकल 2, 3 में यदि कोई भी परिवर्तन करना है तो वो परिवर्तन करने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। संसद ही नए राज्य का निर्माण कर सकता है, अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में परिवर्तन कर सकता है। और संसद जब नए राज्य का निर्माण करता है, राज्यों का पुनर्गठन करता है, राज्य का नाम या सीमा में परिवर्तन करता है, तो इसके लिए जो विधेयक, जो बिल होता है, वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में, लोकसभा या राज्यसभा में चर्चा के लिए रखा जाता है। अर्थात निर्णय राष्ट्रपति पहले लेते हैं और चर्चा उस पर बाद में किया जाता है। जैसे धन विधेयक होता है कि वो भी राष्ट्रपति की अनुमति से चर्चा के लिए संसद में रखा जाता है, लोकसभा में रखा जाता है। उसी प्रकार आर्टिकल 2 और 3 के आधार पर यदि कोई भी परिवर्तन करना है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है। और संसद सिर्फ साधारण बहुमत, ऑर्डिनरी मेजोरिटी से उसे पास करता है, जहां उपस्थित का मात्र 50% प्लस 1 बहुमत से पास हो जाता है। उसके लिए कोई विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। तो नए राज्य का निर्माण से संबंधित ये तमाम प्रावधान आपका रहा। अब इसकी व्यवहारिकता को देखें। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक प्रावधान है, अब हमें इसकी व्यवहारिकता को देखना है। तो विद्यार्थीगण, नए राज्य का निर्माण, राज्यों का पुनर्गठन, राज्य की सीमा का परिवर्तन के बारे में जो संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था, उसके बारे में आपको आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 के बारे में बतला चुका। अब इसी से जुड़ा हुआ आगे हमें को देखना है कि जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के साथ ही जो हिंदी की जो पंक्तियां हैं कि नगर बसा नहीं लुटेरा हाजिर है, सर मुराते ही ओले परे, तो उसी प्रकार की चरितार्थ, उसी लोकोक्तियां हमारे देश में भी चरितार्थ होने लगी। देश को ज्यों ही स्वतंत्रता प्राप्त होता है तो नए नए राज्यों की मांग, भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर नए नए राज्यों की मांग शुरू हो जाती है। उस वक्त एक राज्य का नाम था जिसका नाम था मद्रास। इस मद्रास में वर्तमान आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों शामिल था। तो दोनों राज्य मिलकर था राज्य का नाम मद्रास। आज़ादी के समय भारत में ऐसे 11 बड़े राज्य और प्लस 11 जो है वह छोटे छोटे राज्य थे, तो टोटल जो है राज्यों की संख्या 22 हुआ करता था। तो मद्रास राज्य का पुनर्गठन करते हुए भाषा के आधार पर ये तेलुगु भाषी, ये तमिल भाषी, तेलुगु भाषी के नेता थे
रामालू नायडू, इन्होंने मांग किया कि भाषा के आधार पर तेलुगु भाषी को तमिल भाषी से अलग करके नया राज्य का गठन किया जाए। मांग हुई 1948 में, देश अभी स्वतंत्र हुआ और नया मांग शुरू हो गई। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश एस.के. धर के नेतृत्व में एक आयोग बनाया गया। संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आयोग बनाया जिसे बोलते हैं धर आयोग, धर कमिटी। इस आयोग ने स्पष्ट रूप से अपने रिपोर्ट में दिया कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। विद्यार्थीगण, स्वतंत्रता पूर्व भी बंगाल से अलग जो बिहार हुआ था, भाषा के आधार पर 1912 में विधिवत बनकर तैयार हुआ। 1911 में घोषणा की गई थी। बिहार से उड़ीसा को जो अलग किया गया 1936 में, वो भी भाषा के आधार पर था। तो ब्रिटिश हुकूमत के काल में जो अलग अलग आधार पर, कहीं धर्म, कहीं भाषा, कहीं जाति के आधार पर जो विभाजित करने की नींव रखी गई थी, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वो हमारी मनोदशा में बनी रही और यहाँ मांग शुरू हो गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश एस.के. धर के नेतृत्व में जो आयोग बनाया गया, इसने भाषा के आधार पर नए राज्य की मांग को अस्वीकार कर दिया। लेकिन रामालू नायडू कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। मेरी मांगें पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, और ये आंदोलन करते रहे। तो पुनः जे हुआ जवाहरलाल नेहरू, भी हुआ वल्लभ भाई पटेल, पी हुआ पट्टा सीतारामैया। तो जे.भी.पी. आयोग का गठन किया गया 1949 में। रामालू नायडू नए राज्य के मांग पर अड़ा हुआ है। एस.के. धर, शशि कुमार धर कह चुके हैं भाषा के आधार पर नया राज्य का गठन नहीं होना चाहिए, लेकिन आंदोलन पूर्ववत जारी है। तब जे.भी.पी. आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने भी भाषा के आधार पर राज्य की मांग को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद 1951-52 देश में आम चुनाव हो गए। इस आम चुनाव के पश्चात जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन चुके। मेरी मांगें पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, और अंतोगत्वा ये 1952 में भूख हड़ताल पर बैठ गया, अनशन पर बैठ गया। महात्मा गांधी सबसे पहली बार 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दरमियान भूख हड़ताल पर बैठे थे, और रामालू नायडू स्वतंत्र भारत में ये भूख हड़ताल पर बैठने वाला पहला व्यक्ति था। और ये 1952 में भूख हड़ताल पर बैठ गया। अयोध्या प्रसाद हरिओम के नारा की तरह इस जोर जुल्म के टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है, और नारा के साथ ये बैठा और कंटिन्यू 56 दिन तक भूख हड़ताल पर रहा, और 56वां दिन इसकी मृत्यु हो जाती है भूख हड़ताल के बाद। तो कंटिन्यू ये बिना अन्न के 56 दिन तक रहा, और 56वां दिन इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो काम ये जिंदा में नहीं कर सका, मरने के पश्चात इसकी मृत आत्मा भूत इसके उस काम को पूरा कर दिया। आंध्र प्रदेश की तेलुगु भाषी जनता का उग्र प्रदर्शन से प्रभावित होते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने घोषणा किया कि भाषा के आधार पर नया राज्य का गठन किया जाएगा, और इसी आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। एक राज्य बना नहीं कि फिर तो नए नए राज्यों की मांग शुरू हो जाती है, और उसी वक्त झारखंड की भी मांग, झारखंड का मांग भी जो है उसी वक्त से शुरुआत हो जाता है 1953 से ही। 1953 में ही मोहम्मद फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसमें मोहम्मद फजल अली अध्यक्ष हुए। इसके अलावा हृदय नाथ कुंजरू और के.एम. फणिकर इसके 2 अन्य सदस्य हुए। इन तीनों के जो आयोग था 1953 में ये आयोग बना। 1956 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया, और इनके रिपोर्ट के आधार पर ही
7वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 7वां संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में पूरे भारतीय राज्यों का पुनर्गठन करते हुए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। ये गठन भाषा के आधार पर हुआ। मोहम्मद फजल अली ने अपना रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर लिखा कि वर्तमान परिवेश में भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण कर दिया जाना चाहिए, लेकिन भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण करने से राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रभावित होती है। भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाए कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं हो, राज्य का निर्माण प्रशासनिक या भौगोलिक आधार पर किया जाना चाहिए। और इस प्रकार से 1956 में 7वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ, जो वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आज हम जिस भारत को देख रहे हैं विद्यार्थीगण, उसमें स्वतंत्रता के समय में कुछ परिवर्तन था। इसकी भौगोलिक सीमा आज से कुछ भिन्न था। 10वां संविधान संशोधन के द्वारा 1961 में दादर नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। दादर नागर हवेली जो था वो पहले पुर्तगाल के अधिकार में था, पुर्तगालियों के कब्जा में था। 1961 में उसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो दादर नागर हवेली को 10वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। 12वां संविधान संशोधन के द्वारा 1962 में गोवा और दमन द्वीप को भारतीय संघ में शामिल किया गया। इस पर भी पुर्तगालियों का अधिकार था, पुर्तगालियों का इस पर कब्जा था। 14वां संविधान संशोधन के द्वारा 1962 में पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया, जिस पर पहले फ्रांसीसियों का कब्जा था। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया। सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य था। यहाँ चोगियाल वंश का शासन था और जनमत संग्रह के द्वारा सिक्किम की जनता की इच्छा से इसे भारतीय संघ में शामिल किया गया। इसके पहले 35वां संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में सिक्किम को भारत का सहराज संरक्षित राज्य प्रोटेक्टेड स्टेट के रूप में शामिल किया गया। उसकी हर प्रकार से आंतरिक बाह्य सुरक्षा और आवश्यकता की पूर्ति भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो प्रोटेक्टेड स्टेट के रूप में उसे शामिल किया गया और 36वां संविधान संशोधन के द्वारा उसे पूर्णतः भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। और अंतिम तौर पर अभी देखिए तो 100वां संविधान संशोधन के द्वारा 2015 में बांग्लादेश से सीमा विवाद के हल के लिए बांग्लादेश से भूमि का आदान प्रदान, भूमि का लेन देन किया गया ताकि सीमा विवाद को हल किया जा सके। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की जो हमारी भारत की भौगोलिक अवस्था थी, ज्योग्राफिकल क्षेत्र था, उसमें परिवर्तन 1947 के बाद हुआ। इसे भी आपको ध्यान रखना है। और आज़ादी के पश्चात जो अलग अलग कालखंड में राज्य का निर्माण हुआ, उसमें 1953 में पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। 1956 के बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। और 1956 के बाद जो राज्य बना, सबसे पहले राज्य का नाम था बम्बई।
राज्य का नाम था बम्बई। तो बम्बई राज्य का पुनर्गठन, बम्बई राज्य पुनर्गठन विधेयक के द्वारा बम्बई महाराष्ट्र और बम्बई से अलग होकर के गुजरात, ये भी भाषा के आधार पर ही राज्य बना। तो बम्बई राज्य का विभाजन करके 2 राज्य बनाया गया। तो बम्बई हो गया महाराष्ट्र और नया राज्य बना गुजरात। तो गुजरात जो है देश का 15वां राज्य बन गया। इसकी स्थापना 1960 में हुई। 1963 में नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। पंजाब राज्य से अलग करके 1966 में हरियाणा को राज्य बनाया गया। यह शाह आयोग के सिफारिश पर इसका निर्माण हुआ और ये हिंदी भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य रहा हरियाणा। कि पंजाब से अलग करके, पंजाब जो है वो 14 राज्य जो था 1956 में उसी समय शामिल था। तो पंजाब से अलग करके हरियाणा को राज्य का दर्जा दिया गया। और हिमाचल प्रदेश को इस समय केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 1971 में हिमाचल प्रदेश बिलासपुर और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्य के एकीकृत करते हुए, बिलासपुर एक देशी नरेश का राज्य था, एकीकृत करते हुए 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। उन्नीस सौ 71 में राज्यों का पुनर्गठन करते हुए, पूर्वोत्तर राज्य का पुनर्गठन करते हुए मेघालय को राज्य बनाया गया। तो पुनर्गठन विधेयक 1971 में आया था, लेकिन राज्य बना था 1972, फरवरी 1972 में। तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 3 राज्य का निर्माण 1971 के अधिनियम के आधार पर 1972 में किया गया। और सिक्किम के बारे में पहले बता चुके कि सिक्किम जो है 36वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे भारतीय संघ में शामिल किया गया। 1987 में सबसे पहले मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो ये अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लिए जो विधेयक था 1986 में विधेयक लाया गया और 1986 के विधेयक के आधार पर 1987 में इस राज्य का गठन हुआ। और गोवा के लिए 1987 में विधेयक भी आया और 1987 में गोवा का गठन भी किया गया। तो 1962 में गोवा को भारतीय संघ में शामिल करते हुए उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और 1987 में गोवा देश का 25वां राज्य बना। गोवा जो है वह देश का 25वां राज्य बना। सिक्किम 22वां राज्य था, मेघालय 23वां, गोवा या अरुणाचल प्रदेश 24वां और गोवा 25वां राज्य बना। वर्ष 2000 में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना एवं 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना। तो विद्यार्थीगण 14 राज्य था 1956 में, 15वां बना गुजरात, 16 नागालैंड, 17 हरियाणा, 18 हिमाचल प्रदेश, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और तेलंगाना हुआ 29। तो क्रमशः इस प्रकार का राज्य बना और क्रमशः राज्य के बारे में कभी कभी पूछ देता है 22वां राज्य, 24वां राज्य, 25वां राज्य कौन बना। तो ये था 29 राज्य की संख्या बढ़कर हो गई 29। तो 2019 तक या अगस्त 2019 तक देश में राज्य की संख्या हुई 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक के माध्यम से जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में विभाजित करके राज्य का दर्जा छीन करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो 7 था बढ़कर हो गया 2, तो हो गया 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। पुनः 2019 में ही विधेयक पास हुआ जो लागू 2020 में हुआ, 26 जनवरी 2020। इसके द्वारा
दादर नागर हवेली और दमन द्वीप जो कि 2 केंद्र शासित प्रदेश था, दोनों को मिलाकर के एक कर दिया गया। तो फिर वो घट करके जो है सो अर्थात रह गया 8। जम्मू कश्मीर राज्य की दर्जा उसका विघटन हो गया था, तो जम्मू कश्मीर राज्य खत्म रह गया। तो अब हो गया राज्य की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो स्पष्ट हो गया विद्यार्थीगण आपको अलग अलग कालखंड में राज्य का निर्माण कब कब हुआ, वर्तमान में राज्य कितना है, कब किस राज्य में। इसके अलावा और देखें तो 1956 में जिस आंध्र प्रदेश का 53 में जो गठन हुआ था, तेलंगाना को 56 में आंध्र प्रदेश में शामिल किया गया था, क्योंकि भाषा का आधार पर था। 56 में ही केरल नामक एक नया राज्य का गठन हुआ था। सबसे पहली केरल का राज्य का गठन हुआ 56 में, और केरल ही भारत का पहला राज्य रहा जहां पहली आम चुनाव 1957 में हुआ, जिसमें पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व में वहां एक सरकार बनी थी। तो देश का प्रथम गैर कांग्रेसी राज्य था केरला, जिसका 56 में गठन हुआ और 57 में पहला आम चुनाव में वहां गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। 1963 में पहले राज्य का नाम था मद्रास, तमिलनाडु की जगह नाम था मद्रास। तो 1963 में तमिलनाडु मद्रास की जगह नाम बदल कर दिया गया तमिलनाडु। 1973 तक कर्नाटक का नाम था मैसूर। 1973 में मैसूर के नाम बदल करके कर दिया गया कर्नाटक। तो इस प्रकार से आपका ये रहा भारत और संघ राज्य क्षेत्र। स्पष्ट हो चुका विद्यार्थीगण। तो एक बार पुनः आपसे है कि जो मैंने बतलाया आपको कैसा लगा, क्या आपके लिए वो अनुपयोगी था या अनुपयोगी रहा, कोई खामियां रह गई तो अपना कमेंट आप जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो एक सामान्य प्रक्रिया है उसको पूरा करें और अपने भी लाभान्वित हों, अन्य को भी लाभान्वित होने का मौका दें। धन्यवाद।